प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 0 आवर। श्री सत्यदेव पचौरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री का ध्यान सौर चरखा से निर्मित खादी की मान्यता देने के संबंध में दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में हमारे देश में खादी का उत्पादन चरखे के माध्यम से 2 प्रकार से होता है। एक परंपरागत चरखा जो हमारी महिलाएं घर में चलाती हैं। 8 घंटे में उससे मात्र 400 ग्राम खादी का उत्पादन होता है। दूसरा सौर चरखा जो सौर एनर्जी से चलता है, जिसमें खादी का उत्पादन 8 घंटे में 1600 ग्राम होता है। भारत सरकार द्वारा हाथ के बने हुए वस्त्रों को खादी की मान्यता प्राप्त है, लेकिन सोलर चरखे से बनी हुई खादी की मान्यता प्राप्त नहीं है। इसीलिए उसको अनुदान की श्रेणी में नहीं रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार ने 2018 में मिशन सोलर चरखा के माध्यम से एक पायलट परियोजना नवादा जनपद बिहार में प्रारंभ की थी, जिसमें 5 से 50 करोड़ का बजट रखा गया था और 50 सौर समूह को सोलर चरखे से खादी का उत्पादन किया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिला था, लेकिन ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। क्यों? क्योंकि सरकार उस पर अनुदान नहीं देती है। मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भारत सरकार से मांग है, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री से मांग है कि यदि सौर चरखे से उत्पादित खादी की मान्यता देंगे तो ग्रामीण में बहुत अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नए भारत के निर्माण में श्री मद्दिला गुरुमूर्ति जी रोजगार से जोड़ेंगे। श्री गुरुमूर्ति जी, अध्यक्ष महोदय, श्रीमती नवनीत राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे ये विनंती करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि जितने भी हमारे डम, डेफ, ब्लाइंड, मेंटली रिटायर्ड, पैरालाइज, हैंडीकैप्स और जितनी भी विडोज हमारी बहनें हैं और सीनियर सिटीजन, सर इन्हें महीने का 1000 रुपये मिलता है। पहले तो मैं पंतप्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे महाराष्ट्र में 600 से 1000 रुपये करने में हमारे पंतप्रधान जी ने वो डिसीजन लिया, तो आज 1000 रुपये हमारे महाराष्ट्र में ये सभी लोगों को मिलते हैं। पर सर 1000 रुपये जो टाइम पे भी नहीं मिलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, ये जरूरत लोगों को 2 महीने 3 महीने लेट इनके हाथ में ये 1000 रुपये आते हैं। मैं आपसे विनंती करूंगी सर कि इन हैंडीकैप्स को, विडोज को, सीनियर सिटीजन को और अनाथ बच्चों को इन्हें महीने के सर 3000 रुपये मिनिमम इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ये कोई भी योजना नहीं है। और मैं केंद्र सरकार से विनंती करूंगी सर कि इन्हें इंश्योरेंस भी, ऐसे सभी व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस भी देना चाहिए सरकार के द्वारा, जो इनका पालन पोषण हो जाए सर। कारण कि अगर सर आपने देखा ब्लाइंड लोगों को, सर ब्लाइंड लोगों को तो उनका पालन पोषण गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। शर्मा जी, तो आपसे मैं गुहार लगाऊंगी केंद्र सरकार से इन्हें महीने का 3000 रुपये दिया जाए और इन्हें लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाए सर। इतनी विनंती करती हूँ। थैंक यू। मान्यवर सर, नहीं आ रहा है। मान्यवर सभापती महोदय, होऊनी कोणते? मान्यवर सभापती महोदय,
मोर निर्वाचन मंडली जाजपुर सह जड़ित एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में मत कह सुजोग देइथिबारु धन्यवाद। सर, मोर निर्वाचन मंडली जाजपुर एक खेलो इंडिया सेंटर प्रतिष्ठा निमते मु अनुरोध करुछि। सर, ओडिशा स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भाव में जनाशुना माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक दक्ष नेतृत्व में ओडिशा सरकार क्रीड़ा को प्रोत्साहन करने अनेक पदक्षेप नेउछंती। से आर्थिक तथा अन्य संबल विनियोग कर भारतीय हॉकी प्रतिपोषण एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछंती। एही कारणरू भारतीय हॉकी रे उभय पुरुष और महिला दल टोकियो ओलंपिक से उत्कर्ष प्रदान करछंती। सर, जाजपुर जनसंख्या 18 लाख रु अधिक एवं युवक माने समुदाय जनसंख्यार एक गुरुत्वपूर्ण अंश। से माने निजको क्रीड़ा सहित जड़ित रखा बहुत आग्रही। विभिन्न जातीय तथा अंतर्जातीय स्तर में विभिन्न क्रीड़ा रे जाजपुर प्रतिभावान क्रीड़ाविद माने राज्य तथा देश अनेक गौरव आनी। सर, समग्र देश में तृणमूल स्तर में क्रीडार भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने क्रीड़ा मंत्रालय अधीन में खेलो इंडिया सेंटर गठन कर मोर संसदीय निर्वाचन मंडली जाजपुर एक खेलो इंडिया सेंटर प्रतिष्ठा करने को आपण माध्यम मान्यवर क्रीड़ा और जीव व्यापार मंत्री को अनुरोध करुच्ची। द्वारा तृणमूल स्तर में आमको अल्प बयस बहु संख्यक प्रतिभावान खेलाड़ी और जो मैंने अतीत में क्रीड़ा विशेष गौरव आनी से चिन्हट और विकास दिग सहायक हेब से देश आहरी गौरव आनीपर। धन्यवाद सर। श्री कुंवर दानिशली जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठाने का मौका दिया है। आप जानते हैं, पहले तो सर हाउस अगर ऑर्डर में करा दे, ये महंगाई पर चर्चा मांग रहे हैं, इनको कहिए जरा हाउस ऑर्डर में कर ले, ये महंगाई पर चर्चा मांग रहे। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जो है पेपर लीक हुआ, जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसका पेपर लीक हुआ, 12th की इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर 18 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी आपके माध्यम से ये मांग है कि इसकी एक स्पेशल जांच कराई जाए कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो माफिया, पेपर लीक माफिया जो है उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और वो राजनीतिक संरक्षण होते हुए और जो विसिल ब्लोवर्स है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो परीक्षा लीक हुई बलिया में, वहां पर एक मीडिया वाले को, दो जर्नलिस्टों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजा गया है। जबकि जो असली नकल माफिया है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, विसल ब्लोवर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पत्रकारों का उत्पीड़न इस देश में लगातार हो रहा है। कल दिल्ली के अंदर भी हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सभापति महोदय, राजस्थान पेपर लीक के मामले में पूरे हिंदुस्तान नंबर 1 पे है। राजस्थान सरकार आपका नंबर नहीं है। एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी नहीं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद, मुझे आपने शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर दिया। 2011 सेंसस के अनुसार हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 11 करोड़ है और 2026 तक बढ़कर 17 करोड़ होने का अनुमान है। वरिष्ठ नागरिकों को 2020 तक कंसेशन दिया जाता था, जिसमें महिलाओं को 50% और पुरुष यात्रियों को 40% डिस्काउंट दिया जाता था। भारतीय रेल द्वारा कोरोना महामारी से पहले 53 कैटेगरीज को कंसेशन देते थे, जिसमें सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और मेडिकल प्रोफेशनल शामिल थे। वर्तमान में इन 53 में से सिर्फ 15 कैटेगरीज को कंसेशन मिल रहा है। एक आरटीआई के जवाब में ये बताया गया है कि 4 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों ने भारतीय रेल को फुल फेयर दिया है। इन वरिष्ठ नागरिकों को में बहुत बड़ा वर्ग रिटायर्ड है और कोरोना महामारी के कारण बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मुद्दे को संवेदना की दृष्टिकोण से देखते हुए सीनियर सिटीजन्स को दिए जाने वाले कंसेशन को तत्काल प्रभाव से दोबारा शुरू किया जाए, जिससे इस वर्ग को लाभ मिल सके। धन्यवाद। उन्मेष भैया साहेब पाटिल, श्री उन्मेष पाटिल, श्री राजू बिष्ट। बहुत धन्यवाद सर, मैंने अपनी मातृभाषा में अपना विषय रखने के लिए अनुमति ली है। सर,
भारत में भारतीय गोरखा समुदाय का 1.5 करोड़ भारतीय नागरिक छन् जसको मातृभाषा नेपाली अथवा गोर्खाली हो। संविधान को 8औं अनुसूची में नेपाली भाषालाई भारत का समृद्ध राष्ट्रीय भाषा मध्य में एक को रूप में मान्यता प्राप्त पनि छ। तर यस गौरवशाली भाषा को संरक्षण र प्रचार प्रसार को दिशा में ठोस प्रयासहरू भइरहेको छैन। संविधान को 8औं अनुसूची में अंतर्भुक्त हरेक प्रमुख भारतीय भाषा को आफ्नो आफ्नै भाषा कार्यक्रमहरू समर्पित दूरदर्शन चैनल द्वारा प्रसारित गरिन्छ। तर गोर्खा भाषा अहिलेसम्म ओझेलमै परिरहेको छ। राष्ट्रिय मंच को अभाव को कारण गोर्खा समुदाय को मातृभाषा को प्रचार प्रसार बाधित भइरहेको छ। अनि यसले गर्दाखेरि आज धेरै भारतीय जति पनि भाषाहरू छ त्यसको संस्कृति अघि बढिरहेको छ। तर गोर्खा भाषा र संस्कृति भने बचाउन हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ। दार्जिलिङ, खरसाङ अनि कालिम्पोङ गोर्खा भाषा का कार्यक्रम को निर्माण को लागि आवश्यक पूर्णधार कलाकार एवं दर्शकहरू पहिलेदेखि नै छन्। तसर्थ म भारत सरकारसँग गोर्खा समुदाय का लागि डीडी गोर्खा भाषा चैनल को स्थापना का लागि शीघ्रता प्रदान करने अनुरोध गर्दछु। और सर एक विषय और हिंदी में रखना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल जो है 10 रुपए महंगा है सर। जितने भी एनडीए या बीजेपी की सरकार है उसके मुकाबले 10 रुपए महंगा है। और मुझे हैरानी होती है कि टीएमसी के सांसद यहाँ व्हील में खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ सर इससे बड़ा और जटिल विषय पश्चिम बंगाल के लिए ये है कि पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस आज भी लागू है। 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ पश्चिम बंगाल में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर पहले चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि मेरा सांसद क्षेत्र बुल्ढाना में एक जलम नाम का जंक्शन है, परंतु कोविड महामारी के पहले वहां पर बहुत सारी रेलगाड़ियां के स्टॉपेज वहां पर थे, लेकिन कोरोना के चलते वहां के स्टॉपेज बंद कर दिए गए। अब कोरोना की स्थिति महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है। वहां से जो लोगों को आना जाना पड़ता है उनको बहुत सारी दिक्कत हो रही है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती है कि जलम जंक्शन पे जो भी पहले रेलवे गाड़ियां के स्टॉपेज थे वो वहां पर स्टॉपेज दिए जाए और वो पूरी रेलगाड़ी वहां रुकने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाए। धन्यवाद। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। शुक्रिया सर। सर, मैं सरकार का ध्यान उन बंदी सिखों की तरफ करना चाहती हूं जिन्होंने पिछले 25-30 साल से अपनी सजा पूरे करने के बावजूद अभी तक वो जेलों में कैद है। सर, 1984 में जब ये कांग्रेस की सरकार ने हमारे धार्मिक स्थान श्री हरमंदिर साहब को टैंकों तोपों के साथ वहां पे हमला किया था, तो उस समय हमारे कुछ सिख भाई अपने भावनाओं में बह के उन्होंने ऐसे कदम उठा लिए थे जिस करके उन्हें सजा हुई। सर, वो उनकी सजा पूरी होके क्या दुगनी सजा हो गई है, लेकिन अब भी उन्हें रिहाई नहीं मिली है। गुरु नानक देव जी के 550 साल के जन्मदिन पे 2019 में इस सरकार ने ऐसे 8 सिखों को रिहाई के लिए स्पेशल रिमिशन के लिए उन्हें कहा था, और एक जिनको फांसी की सजा थी उनको उम्र कैद में बदलने के लिए कहा था। सर, 2019 निकल गया, 2020 निकल गया, 21 निकल गया और 22 का गुरुपुरब आने वाला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रोफेसर भुल्लर जैसे जो ना मानसिक मेंटल या फिजिकल हालात में नहीं है कि वो अपनी देखभाल भी कर सकते हैं, लेकिन अब भी उनको जेल में 27 साल तक उनको बंद किया जब उनकी सजा पूरी हो गई है। सर, उनके केजरीवाल आम आदमी की सरकार पंजाब में वादे करती है, लेकिन यहाँ उनकी कैद रोक के रखती है, उनको फ्री नहीं करती है, उनके मंत्री उनको रोक के रखते हैं। सब बलवंत सिंह राजूआना 27 साल से जेल में बंद है सर। 27 साल पहली बारी 1 घंटे का उनको पैरोल मिला अपने पिता के अंतिम संस्कार के जाने के लिए फरवरी के महीने में। सर, इस सरकार ने 2019 में उनकी फांसी की सजा तोड़ के उम्र कैद बनाई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार जवाब दे। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनको उम्र कैद करके इनको रिहा कब किया जाएगा? खेरा साहब जिन 30 साल से जेल में बंद है, सर ये कांग्रेस सरकार ये भावनाएं क्या जाए? इनकी माँ तो इंदिरा गांधी है, इनकी माँ तो इंदिरा गांधी है और इनकी भावनाएं तो अकाल तख्त के हमले के साथ इंदिरा गांधी के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सिख कौम की भावनाएं उन बंदी सिखों के साथ जुड़ी हुई है जो 30 साल से काल कोठरी में बंद है। इंदिरा गांधी की हत्या होती, राजीव गांधी की होती है, वो रिहा हो जाते हैं। तो क्यों भाई राजवाना और बलवा भुल्लर साहब रिहा क्यों नहीं हो सकते? ये सरकार जवाब दे कि उनको जल्द से जल्द रिहा करेगी कि नहीं। और जितने बंदी सिख, हमारे सिख भाई जितने बंदी जिन्होंने सजा पूरी कर ली है, क्या फंडामेंटल राइट्स उनको अप्लाई नहीं करते हैं? अजय निंबालकर जी, उन्हें ये राइट टू लाइफ देती है। क्या ये सरकार? महोदय, आपण मला एनडीआरएफच्या अतिशय महत्वाच्या विषयाकडे बाबत बोलण्याची या ठिकाणी संधी उपलब्ध करून दिली। अध्यक्ष महोदय, माझं आपल्या माध्यमातून एनडीआरएफचे जे काही निकष आहेत ते बदलणं का गरजेचं आहे ह्याच्या बाबतीत मला आपल्याला सांगायचं आहे। अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेस आपण बघितलं असेल महाराष्ट्रामध्ये मागच्या 2 वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी पाऊस होतोय आणि मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळं त्या ठिकाणी नदी नाल्याला पूर येतोय आणि याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान असेल, पशुधनाचं नुकसान असेल, हे फार मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होत आहे। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला सांगायचंय की त्या ठिकाणी शेती असेल आणि त्याचं जनावर जर वाहून गेलं तर त्याच माणसाला त्या ठिकाणी मदत दिली जाते। पण आपल्याला माहिती आहे की शेतमजूर सुद्धा त्या ठिकाणी जनावर सांभाळतो, शेतमजुराकडे सुद्धा जनावर असतात, पण केवळ त्याच्या नावावर जमीन नाही म्हणून त्या ठिकाणी त्याला मदत केली जात नाही। त्याच पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय, अल्पभूधारक शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी खरडून गेलेल्या जमिनीला मदत मिळते, पण बहुधारक शेतकऱ्याला मात्र त्याची जमीन खरडून गेल्याच्या नंतर सुद्धा त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची मदत मिळत नाही। त्याच्यामुळे एनडीआरएफच्या निकषाचा परत फेरविचार करणं गरजेचं आहे, कारण एनडीआरएफचा अर्थ आहे की नुकसान झालेल्या माणसाला, राष्ट्रीय आपत्ती आल्याच्या नंतर नुकसान झालेल्या माणसाला, सामान्य माणसाला मदत मिळणं हे अपेक्षित असतं। असं असतानाही एनडीआरएफच्या निकषामुळे त्या ठिकाणी असंख्य लोक त्या मदतीपासून वंचित राहत आहेत। तर त्यांना मदत मिळण्याच्या बाबतीत त्या ठिकाणी एनडीआरएफच्या निकषामध्ये सुधारणा व्हावी ही कळकळीची विनंती आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आहे। एवढं विषय मी या ठिकाणी मांडतो आणि अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी सभात्याग करतोय। महागाईच्या विरोधामध्ये डॉक्टर उमेश जाधव जी। ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಪು ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬೆಳೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಕುರಿತು ರೈತರು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ। ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕು, ಯಡ್ರಾಮಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 21-22 ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಅಡಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವು ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಇದು ರೈತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿರುತ್ತದೆ। ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭರಿಸಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। ಹೀಗೆ ವಿಮೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ 70,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ 30,000 ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕು ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ 11,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ।
ಇದರಲ್ಲಿ 8,000 ರೈತರು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪು ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ತೇಗಲ್ತಪ್ಪಿ, ರಮ್ಮನಗೂಡು, ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ದೂರ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಎಕರೆಗೆ 16,000 ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಕೇವಲ ರೂಪಾಯಿ 250, 450, 2,000 ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂಪಾಯಿ 3,000ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 250 ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಲವತ್ತುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ದೂರ. ಯಾವ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿ ವರದಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಜಮೀನುಗಳು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೂ ಈವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ನಡೆದ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಸುರಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಕೋಪ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಮೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 12-13,000 ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ 2021 ಕೈಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿದು ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಯಮ ಅನುಸಾರ ನೀಡದೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಹಿಬಿ ಇಡಂಜಿ. Sir, I would like to raise an important issue through you to the Railway Ministry regarding the Ernakulam Junction Railway Station, which is one of the most important railway stations in the state of Kerala, in which the station redevelopment for 26 stations was announced by the Railway Ministry few years back, in which Ernakulam Junction is also included. Sir, the estimates is around 450 crores and is pending with the Railway Board and the zonal railways, and still they haven't called for the tenders. I would like to urge the central government to take the redevelopment of this station at a very faster phase, because it has been pending for a long time. We want this station to be developed as one of the most modern stations in the state. Sir, there is a demand for the extension of Trivandrum-Madurai-Amrita Express to Rameshwaram for a long time, and the introduction of new train between Ernakulam and Velankanni via Kollam. Both these demands are yet to be addressed, sir. Zonal Railway says that they are waiting for the final orders from the board. I would urge the government to take a look at this matter, as well as the Ernakulam Marshalling Yard project, which has been handed over to the construction department. Even now, the railway is not taken keen interest with the DPR, and this may be provided to the KRDCL. Necessary instructions may be given to the zonal railways for the detailed project report preparation, and this is going to be one of the biggest railway stations in the state, where the north and south railway stations have become stagnant, and new trains can be operated without any land acquisition, because there is about 100 acres of land, which is around 55,000 crore worth land with the Indian Railways. So I urge the government to take up the matters with immediate intervention. Thank you, sir. Shri Kuldeep Rai Sharma ji. धन्यवाद स्पीकर महोदय. सर, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने 14 दिसंबर 2021 में एक ऑर्डर इशू किया था. इस ऑर्डर के तहत ये कहा गया था कि जो भी अंडमान निकोबार के जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी उसमें वेकेंट पोस्ट है, उसको भरा जाए. तो मेरा आपके द्वारा सरकार से ये रिक्वेस्ट. आपने विषय बदल दिया है? उसी में आ रहा हूँ. अच्छा. तो सरकार से ये, आपके द्वारा सरकार से ये मेरा विनती है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दिया जाए कि जो भी वेकेंट पोस्ट है सर, उसमें करीब 10,000 पोस्ट वेकेंट है,
और ये 10,000 पोस्ट वहाँ के बच्चों को दिया जाए। आपने पाम ऑयल के बारे में किया है, वही विषय रखिए ना। वही इसमें वो भी इसमें है सर। चलिए 10,000 बच्चों को सर उसमें नौकरी मिलेगा और ऑनलाइन के द्वारा इसमें भर्ती नहीं हुआ जाए सर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है अंडमान निकोबार के अंदर में। लाखों के तादाद में बच्चे वहाँ पे बेरोजगार है, तो उनको नौकरी मिलेगा तो उनका जीवन जीने का एक जरिया होगा। दूसरा जो एक बात है कि अभी भारत सरकार ने 11,000 करोड़ एडिबल ऑयल और पाम ऑयल के ऊपर में बजट में प्रोविजन रखा है सर, जिसमें 6 लाख से ज्यादा जमीन को पाम ऑयल प्लांटेशन किया जाएगा। तो अंडमान निकोबार में लिटिल अंडमान एक आइलैंड है सर, जिसके अंदर में 1978 में ये स्टार्ट हुआ था सरकार के द्वारा, बट 2017 नवंबर में इसको बंद कर दिया गया है। तो मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये प्लांटेशन को दोबारा खोला जाए, ताकि जो स्कीम के अंदर में आ जाएगा तो वहाँ लिटिल अंडमान के काफी बच्चों को हजारों की तादाद में नौकरी मिलेगा। जैसे हडबे है, आरकेपुर है, वीकेपुर है, रविंद्र नगर है, नेताजी नगर है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट इशू वहाँ पे है सर, उनको भी नौकरी मिलेगा। और जस्ट लास्ट एक पॉइंट है, और छोटा सा एक आइलैंड है लॉन्ग आइलैंड बोल के सर, 1956 में वहाँ स्टार्ट हुआ था बोट बिल्डिंग, छोटा छोटा बोट बनाने का काम शुरू हुआ था, बट अब वो बंद हो गया। तो वो भी मेरा डिमांड है आपके द्वारा सरकार से कि दोबारा लॉन्ग आइलैंड के अंदर में बोट बिल्डिंग को स्टार्ट किया जाए, ताकि वहाँ 200-400 बच्चों को नौकरी मिल जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा समस्या अंडमान निकोबार में एक ही मांग रखते हैं। चलिए एक छोटा सा है सर। श्री राजमोहन उन्नीथन जी। Thank you very much, Speaker sir. Sir, petrol and diesel prices were on Monday hiked by 40 paise a litre each, taking the total increase in rates in the last 2 weeks to rupees 8.40 per litre. Rates have been increased across the country and vary from state to state, depending upon the incidence of local taxation. This is the 12th increase in prices since the ending of a 4.5-month-long hiatus in rate revision on March 22nd. In all, petrol prices have gone up to 8.40 per litre. The prices of 19 kg commercial LPG have been increased by rupees 250 per cylinder, effective from Friday. As a consumer state, Kerala is the most victimized by fuel price hike. Hence, the government should explore new options like purchasing Russian oil to check the galloping fuel inflation. Sir, as a second assault on the common man, prices of essential medicines, including painkillers, antibiotics, anti-infective, are set to go from April, with the government allowing an increase of over 10% for the scheduled drugs. India's Drug Pricing Authority on Friday allowed a price hike of 10.7% for scheduled drugs which are under price control. Sir, this is the highest price hike allowed. Over 800 drugs under the national list of essential medicines will see a price from April. भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इस देश को कोकला कर रहा है. I urge upon the government of India should relook the price hikes, as day-to-day life of common man has become extremely miserable in India due to price hike. Thank you very much, sir. जी जी, श्री प्रदीप कुमार सिंह जी नहीं है, श्री डीन कुरियाकोस जी। Sir, some of the childhood cancer survivors of my constituency have sent some letters to me on World Cancer Day. Sir, if we are seeing this, our heart will break, sir. Sir, this is the letter sent to me, and their self-note is also included. They are trying to fulfill the care gap of cancer treatment. That means they are asking the intervention of us. That means they are not getting enough facility for the cancer treatment. Overall, India, as per the figures showing that 76,805 children have cancer each year. Out of this number, only 35% are getting the facility to approach hospitals. Out of that 35, only 50% of patients are surviving, sir. That means overall 20% of people who are suffering childhood cancer, they are surviving. As my constituency, Idiki, completely rural area, we have no facility for cancer treatment. That means even lower rate of patients are surviving. Apart from this, in the case of Kerala,
we are the district that which more aggregate percentage of cancer patients. We want enough facility for cancer treatment. For that, there is a program here, National Program for Prevention of Control of Cancer, Diabetes and Cardiovascular Diseases and Strokes, NPCDCS. Honorable former Minister Harshavardhan ji is here. I approached him also. From our state, health department already approached here to start a cancer hospital there. I seek the intervention of Honorable Minister through you, sir. Kindly allow the permissions to start a cancer treatment center in Idiki. Thank you very much. श्री मद्दिला गुरुमूर्ति जी, श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, श्री उन्मेष भैया साहेब पाटिल, श्री सुशील कुमार सिंह, श्री श्रीरंगप्पा बारणे, श्री सीपी जोशी जी। सभा की कार्यवाही धन्यवाद अध्यक्ष आज महोदय, 2 बजे तक धन्यवाद। के लिए स्थगित की जाती है। सीपी जोशी जी। राजस्थान की कुछ घटनाओं का ध्यान आकृष्ट आपकी तरफ कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति चल रही है, हिंदू नववर्ष के भारत नववर्ष के जब जुलूस पूरे प्रदेश भर में देश भर में निकल रहे थे, तब राजस्थान के करौली जिले में और भी कई स्थानों पर जब शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकल रही थी, हजारों की संख्या में लोग अपने नववर्ष को मना रहे थे। ऐसे में वहां पथराव किया गया, आगजनी की गई, दुकानों में आग लगा दी गई। और इतना ही नहीं, करौली नहीं, राजस्थान के अनेक स्थानों पर जानबूझकर इस प्रकार के उपद्रवी असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस के ऊपर पथराव किया गया। और अभी कुछ दिनों पूर्व ही सालासर बालाजी में एक राम दरबार की मूर्ति को तोड़ा गया, चित्तौड़गढ़ में और राजस्थान के ऐसे कई स्थानों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है, एक तरफ सरकार पूरे देश भर में और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, देश भर में कई जगह, इवन अबू धाबी में भी भगवान का मंदिर बन रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार जानबूझकर धार्मिक स्थानों को तोड़ने का और निशाना बनाने के काम कर रही है। इवन उनका जो प्रशासन है, शासन है, वहां बहन बेटियां रात को शाम को निकल नहीं सकती, बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार होता है, वो पुलिस के साथ न्याय मांगने जाती है तो पुलिस का अधिकारी उसके ऊपर अत्याचार करता है, वो हॉस्पिटल में जाती है तो हॉस्पिटल में बलात्कार करता है, वो एम्बुलेंस में जाती है तो एम्बुलेंस में हमारी बहनों का, बच्चों का बलात्कार होता है, कहीं भी वो अबला सुरक्षित नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे, वहां न किसान सुरक्षित है, न सरकारी कर्मचारी सुरक्षित है, वहां सरकार के विधायक कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वहां सरकार के विधायकों के लड़के बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहां शासन प्रशासन रामराज आए। इसके लिए जरूरी है कि वहां राजस्थान की सरकार को बर्खास्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।